जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारी जो महिला और बाल अपराध की जो सीरीज चल रही थी राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे और ये हमारे जो स्कोर है उसको हाई करने के लिए और जो हमारी मेरिट है उसके अंदर हमारा स्थान पक्का करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। तो हम करने जा रहे थे ये सीरीज और इसके कई पार्ट हमने कर लिए थे, जिसकी कई धाराएं महिला अपराध से संबंधित और इसके बाद में साक्ष्य अधिनियम वो भी हमने कर लिया था। और हमारी अभी जो लास्ट की क्लास चल रही थी वो चल रही थी महिला दहेज निषेध अधिनियम 1961 और इसका संशोधित रूप 1984। तो इसके लिए हमने कल की क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था 304B, 406 और 498A। उसके बाद में पढ़ा था हमने इसकी धाराएं, जिसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए थे या दहेज की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया गया था नए संशोधन के तहत। तो उसके अंदर हमने धारा 2, धारा 3, धारा 4 और धारा 4A और धारा 6 इसका हमने जिक्र कर लिया था और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर स्टूडेंट ने पूरी क्लास अगर ली है तो आई श्योर कि उसको पूरा समझ में आया है और यहाँ से आगे कोई भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए नहीं आएगा। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले जिस भी दोस्त ने, स्टूडेंट ने, लाड लाडी ने, लाल लाली ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त मित्र और जितने भी मिलने वाले हैं उनको ये चैनल, अपने जो वीडियोज हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। और जितने ज़्यादा आप लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूंगा। और आपके राजस्थान के काफ़ी एग्जाम हैं जो अभी कुछ ही दिनों के अंदर होने वाले हैं, जिनकी जानकारी जैसे ही अपडेट होगी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा वीडियोस बनाकर। और तब तक हम हमारी जो स्टडी है इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके बाद में जैसे कुछ वैकेंसियां और आ रही है अभी राजस्थान और सेंट्रल लेवल के ऊपर, उनकी भी हम जिक्र करेंगे। एक दिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिसके अंदर जितनी भी करंट के अंदर जो चल रही है वैकेंसी, उन सारी वैकेंसियों का डाटा एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होगा, जिससे जो भी अभ्यर्थी जिस लेवल का या जो जिसके अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील करें वो अपना फॉर्म अप्लाई करें उसके अंदर और वहां से वो तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। एक गोल जैसे बोला जाता है, एक गोली एक दुश्मन, उस तरह से आपका एक एग्जाम, एक प्रिपरेशन, एक सिलेक्शन और एक सीट, ये टारगेट आप लोग अपने मन के अंदर लेके अगर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कुछ धाराएं जिनका जिक्र करना बाकी रह गया था वो हम आज इस क्लास के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद में हम चलेंगे हमारा महिला बाल अपराध का जो टॉपिक है इसके अंदर नेक्स्ट अधिनियम के ऊपर। और 2-3 क्लास के अंदर ये हमारा जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में संडे को आपके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा। पूरा राजस्थान पुलिस और राजस्थान के अदर एग्जाम कोई भी हो सबके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो कोशिश करूंगा लाइव करने के लिए, और अगर बाई चांस टाइम की कमी को देखते हुए अगर लाइव नहीं कर पाया तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद में हम करेंगे ये अभी जो धाराएं मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आपको विस्तृत जानकारी इनकी दे रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनकी एक समरी बनाकर आपको एक शॉर्टकट वीडियो के अंदर आपको पेश करूं, जहां से आप एक बार रिवीजन करें इनका और वहां से जैसे क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर मैं इनको फॉर्मेट करके लाऊंगा तो आपके लिए वो काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। हम पढ़ रहे थे दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसका संशोधित रूप 1984, इसकी धारा 8A का। तो धारा 8A के अंदर दहेज को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है वो हम इसके माध्यम से जानेंगे।
यदि घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत की गई हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या शुद्ध द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। इसके अंदर न्यायालय को ये प्रावधान किया गया है या न्यायालय को ये स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई भी घटना दहेज से संबंधित अगर घटित हुई है और उसका अगर 1 साल के अंदर अगर शिकायत की गई हो तो इस शिकायत के ऊपर न्यायालय पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस के द्वारा कोई भी अगर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस मामले के अंदर अगर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है 1 साल के भीतर, तो न्यायालय उसके ऊपर या उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा, यानी कि उस अपराध के ऊपर कार्रवाई कर सकेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 क्या कहती है? यदि घटना का 1 साल बीता हो, 1 साल घटना के अंदर अंदर अगर कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर रिपोर्ट किए जाने के ऊपर न्यायालय उस अपराध के ऊपर संज्ञान ले सकेगा या उस अपराध के ऊपर कार्रवाई कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारा धारा 8B। धारा 8B प्रावधान करती है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। दहेज निषेध पदाधिकारी यानी कि इस दहेज को रोकने के लिए सरकारें समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन करती है, विभिन्न समितियां बनाती है और ये समितियों की रिपोर्ट जब पेश की जाती है तो उनके अंदर इन समितियों या कमेटियों द्वारा कुछ प्रावधान पेश किए जाते हैं और उनको सरकार लागू करती है इन एक्ट या कानून या इन धाराओं के अंतर्गत। तो यहाँ पे 8B ये प्रावधान करती है कि दहेज निषेध के लिए अगर किसी भी पदाधिकारी की अगर नियुक्ति की जाती है तो वो नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाए गए नियमों का अनुपालन करने, जो इस दहेज निषेध अधिनियम के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी अनुपालना करने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा। इसके अंदर उस पदाधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी, उन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि अगर किसी भी उन ऑफिसर की यह जिम्मेदारी रहेगी कि जो दहेज निषेध के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी अनुपालना हो, उनका क्रियान्वयन हो और जो दहेज की मांग के लिए अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा उकसाया जाता है या किसी के द्वारा दहेज लिया जाता है या दिया जाता है या ऐसा अपराध कारित करने से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के साक्ष्य की या एविडेंस की अगर जरूरत होती है तो उन साक्ष्य या एविडेंस को जुटाने का या एकत्रित करने का या उनको लाने का जो जिम्मेदारी होगी वो दहेज निषेध पदाधिकारी की होगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हमारा दहेज निषेध अधिनियम, इसकी जो धाराएं हैं वो कंप्लीट होती है यहीं पे, जो मैंने आपको अभी समराइज भी कर दिया है आपके सामने, आपको एक छोटा सा रिवीजन भी करवा दिया है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए थे। चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे सारे बताएंगे अभी महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो करंट से अपडेट है। अगर आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट होगा या नहीं होगा, ये कमेंट से पता चल जाएगा। तो जो 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए थे दहेज निषेध अधिनियम के लिए, जिसमें उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान किया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए। 2009 के अंदर जो महिला आयोग है राष्ट्रीय, उसने एक प्रस्ताव पारित किया था, एक प्रस्ताव पेश किया था जिसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान करने के लिए अपील की थी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसके लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उन अधिकारियों को एडिशनल चार्ज दहेज सुरक्षा अधिकारियों के रूप में
या इस जो दायित्व है ये दहेज सुरक्षा का, इसको भी निभाने के लिए अधिकृत करें उनको, या अनुबंधित करें, या उनको ये कार्य सौंपा जाए। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2009 का अपना जो प्रस्ताव था उसके अंदर ये पेश किया था। तो इसी के साथ हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधन 1984 ये हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ से जो मैंने पढ़ाया है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की जो फ्रेम है, क्वेश्चन आपके किस तरह से फ्रेम होंगे, वो मैं पहले भी मेरे वीडियो के अंदर बता चुका हूँ और आज मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको या तो ये पूरी लाइन दी जाएगी, ये यदि घटना से 1 वर्ष के अंदर ये वाली पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, और ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया जाएगा धारा 8A, धारा 8B, धारा 8C, धारा 8D। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा 8A। इसी तरह से अगर धारा 8A दिया है और आपको 4 पॉइंट दे दे लाइंस के रूप में, तो उसमें अगर ये वाली लाइन जो होगी जिस ऑप्शन के अंतर्गत भी होगी, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से फ्रेम होंगे। या आपको ये पूछ लिया जाए दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया था, 1961, 62, 63, 64, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961। इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होंगे आपके लिए। और मैं 100% यहाँ पे श्योर हो सकता हूँ कि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो महिला अपराध से संबंधित जितने भी टॉपिक या अधिनियम है वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, और 3-4 दिन के अंदर हम ये सारा जो महिला बाल अपराध का जो सिलेबस हमारे एग्जाम के लिए है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लासें आपके लिए यूजफुल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर जैसा भी हो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताएं, उसके आधार पे हम हमारी क्लासों के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए है, न कि मेरे लिए। और आपको किस हिसाब से अच्छा लगता है पढ़ना वो आप मुझे बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा और मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।